जैम कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके सामने मैथ का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुपद के बारे में। तो आइए हम लोग बहुपद के बारे में देखते हैं। जैसा कि क्या है बहुपद, यहाँ देखोगे बहुपद नाम से ही क्लियर है। बहु का अर्थ होता है अधिक और पद का मतलब होता है पद अर्थात स्थान। पद का अर्थ होता है स्थान। तो हमारे पास सबसे पहली चीज ये बात बनकर आती है कि हम सबसे पहले कैसे बीजीय व्यंजकों में या बीजगणित में पद को क्लियर करते हैं, कैसे जानते हैं कि पद कहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग पद के बारे में समझते हैं कि पद क्या है। मैं आपको बताऊं, जब किसी बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाता है, जब किसी बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाता है जब किसी बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाता है तो वह अलग अलग पदों में विभक्त हो जाता है। तब वह अलग अलग पदों में विभक्त हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग पदों में कैसे विभक्त होता है। जैसे आप देखोगे, ये हमारे पास कोई एक बीजीय व्यंजक है x प्लस वाई। यहाँ देख रहे हो x और y के बीच में प्लस लगा है, इसलिए यहाँ पर आपके कितने पद हैं? 2 पद हैं। और अगर x माइनस वाई लिखा है तब भी यहाँ पर कितने पद हैं? 2 पद हैं। बीजीय व्यंजक के बीच में जब प्लस या माइनस का चिन्ह लगेगा तभी वह अलग अलग पदों के रूप में विभक्त होता है। अगर यहीं पर क्या होता है, अगर x गुणे y लिखा हो तो यहाँ पर कितने पद हैं? केवल 1 पद है। आपका x भागे y लिखा हो तब भी आपका कितना पद है? 1 पद है। तो बहुपद का मतलब होता है, बहु का मतलब होता है अधिक, पद का मतलब होता है स्थान। और हम किसी भी बीजीय व्यंजक में पद को क्लियर कैसे करते हैं? तो जब बीजीय व्यंजक के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगेगा तभी वह अलग अलग पदों के रूप में विभक्त होगा। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण बताया, x प्लस वाई यहाँ पर आपके 2 पद हैं, x माइनस वाई यहाँ पर भी आपके 2 पद हैं, x गुणे वाई में केवल 1 पद है और x भागे वाई में आपका केवल 1 पद है। आपका लिखा हो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। यहाँ देखो 1 प्लस यहाँ लगा है, 1 प्लस यहाँ लगा है, 1 पद 2 पद 3 पद, यानी यहाँ पर कितने पद हैं? आपके 3 पद। तो आप समझ गए होंगे कि पद कैसे क्लियर होता है किसी बीजीय व्यंजक में। किसी बीजीय व्यंजक में जब प्लस और माइनस का चिन्ह लगेगा तब वह अलग अलग पदों के रूप में विभक्त हो जाएगा। अब हमारी पहली हेडिंग जो थी वो क्या थी? बहुपद। हमें समझना किसके बारे में है? बहुपद के बारे में। तो बहुपद का मतलब होगा जिसमें एक से ज्यादा पद हो, यानी ढेर सारे पद जिसमें हो वो आपके क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। जिसमें एक से अधिक पद होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि बहुपद का मानक रूप कैसे होता है, यानी हम बहुपद को किस प्रकार से लिखते हैं। यहां देखोगे, हम हेडिंग बढ़ाएंगे बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद को सदैव चर की घात को या तो आरोही क्रम में लिखते हैं, चर की घात को या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम में लिखते हैं, अर्थात कहने का मतलब जो बहुपद आपका लिखा जाता है उसमें जो आपका चर होता है, चर को या तो चर की जो घात होनी चाहिए या तो आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। यानी बहुपद की जो चर होगी वह या तो आरोही क्रम में होगी या अवरोही क्रम में होगी। जैसे आप देखेंगे
लिखा हो 3x² प्लस 5x प्लस में 4। आप यहां पर देख रहे हैं चर की घात क्या है, यहाँ चर की घात 2 है, उसके बाद चर की घात क्या है 1 है। आप देख रहे हैं कि इसमें चर की घात क्या हो रही है, घटते हुए क्रम में जा रही है, अर्थात अवरोही क्रम में जा रही है। तो ये आपका बहुपद है। तो बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, बहुपद के लिए या तो चर की घात आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम हो, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 प्लस 5x प्लस में 3x²। इसमें घात क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में। इसमें चर की घात क्या हो रही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपका 2 हो गया। आपका लिखा हो 7 प्लस में 3y² प्लस में 5y। बात समझ पा रहे हैं? तो ये भी आपका बहुपद है, क्योंकि आप इसको व्यवस्थित कर सकते हो 7 प्लस 5y प्लस में 3y²। इसमें आप देखो चर की घात क्या है, बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। तो ये आपके क्या है, बहुपद है। लेकिन आपका ऐसा लिखा हो, जैसे बात समझोगे, दिया गया हो x² प्लस में 5√x प्लस में 3, तो ये आपका बहुपद नहीं है। बहुपद को लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि उसमें जो चर होता है, चर की घात क्या होती है, या तो आरोही क्रम में होनी चाहिए या तो अवरोही क्रम में। आप यहाँ देख रहे हो x की घात क्या है, 2 है, प्लस में 5 गुणे, लेकिन यहाँ पर x अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का अर्थ होता है उसकी पावर 1/2। यहाँ पर पावर कितनी है, 1/2 प्लस में 3। क्या होना चाहिए था, x² के बाद क्या आना चाहिए था, x की पावर 1 आनी चाहिए थी। आई क्या, x की पावर 1/2। इसलिए ये बहुपद के नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात कहने का मतलब बहुपद जो होता है, बहुपद में चर की घात या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में होगी, तभी वो आपका बहुपद है। यहाँ पर देखो x² प्लस 5 गुणे x की पावर क्या है, 1/2 है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 1, और आया क्या, 1/2। इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। बात समझ पा रहे हैं, ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे हम समझते हैं चर के बारे में। चर किसे कहते हैं, तो जिसका मान चलता है, जिसका मान चलता है वह राशि चर राशि कहलाती है। वह राशि चर राशि कहलाती है। जिसका मान चलता है वह राशि चर राशि कहलाती है। जैसे आप देखो, इसे प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों x, y, z से निरूपित करते हैं। x, y, z से निरूपित करते हैं। आप देखोगे x, y, z का मान अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग मान आता रहता है, इसलिए इसका मान क्या होता है, चलता रहता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। जबकि अचर राशि क्या है, अचर राशि जिसका मान नहीं चलता है, जिसका मान नहीं चलता है वह राशि अचर राशि कहलाती है। वह राशि अचर राशि कहलाती है। अचर राशि कहलाती है। इसे प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों A, B, C, D, E से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो चर राशि क्या है, जिसका मान चलता है वो चर राशि कहलाती है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षरों x, y, z से निरूपित करते हैं। अचर राशि क्या है, जिसका मान नहीं चलता है, अचर राशि कहलाती है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों A, B, C, D से निरूपित करते हैं। आपने बहुपद के बारे में सीखा, पद के बारे में सीखा, चर के बारे में सीखा, अचर के बारे में सीखा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। ठीक है, बहुपद के प्रकार में देखोगे, सबसे पहले एक पदी बहुपद क्या है। एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक पद होता है वो आपका क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। यहां लिखोगे, जिस
बहुपद में केवल एक पद होता है, एक पद होता है, वह एक पदीय बहुपद कहलाता है। एक पदीय बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है एक पदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे x, y, z वगैरह वगैरह। मैंने आपको बताया था पद में विभक्त कब होगा, जब बीजीय व्यंजक के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगेगा, तभी वह अलग अलग पदों के रूप में विभक्त होगा। यहाँ पर देखो x, y, z इन सब में क्या है, केवल एक ही पद है, ये आपके क्या कहलाते हैं, एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। द्विपदीय बहुपद क्या है, अगला देखोगे, अगला नंबर द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद जिस बहुपद में दो पद होते हैं, दो पद होते हैं, वे बहुपद द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। वे बहुपद द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे x प्लस वाई, आप देख रहे हैं x प्लस वाई में कितने पद है, एक पद और दो पद। 5x प्लस 3, यहाँ पर कितने पद हैं, एक पद दो पद, ये आपके द्विपदीय बहुपद है। अगला नंबर आप बहुपद के प्रकार में डालोगे त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद क्या है, जिस बहुपद में तीन पद होते हैं, तीन पद होते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ये आपका त्रिपदीय बहुपद है। अब पद के बारे में आप सीख गए होंगे, जिस बहुपद में जितने पद रहेंगे वो आपका उतना पदीय बहुपद कहलाएगा। 3 पद है तो त्रिपदी, 4 पद है तो चतुर्पदी, 5 पद है पंचपदी। बात समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से बहुपद का क्या होता है, विभक्तिकरण होता है। ठीक है, आगे हम समझेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या है, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होता है। जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या होते हैं, शून्य होता है या शून्य होते हैं, वे बहुपद शून्य बहुपद कहलाते हैं। वे बहुपद शून्य बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखोगे 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, आप यहां पर देख रहे हैं इनके सभी पदों का गुणांक क्या है, शून्य है, इसलिए ये आपका क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद। आगे आप समझोगे बहुपदों के प्रकार में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में चर की घात एक होती है, जिस बहुपद में चर की घात एक होती है, वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे में देखोगे 5x प्लस 4, यहां पर देखो चर की घात क्या है, एक है, ये आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। y लिखा हो, z लिखा हो, x लिखा, इन सब में चर की घात क्या है, एक है, ये सब आपके क्या है, रैखिक बहुपद। आपका लिखा हो 7y प्लस 5, यहाँ पर देखो चर की घात क्या है, एक है, ये आपका क्या है, रैखिक बहुपद।
आगे आप समझोगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद यहां देखोगे, रैखिक बहुपद का मानक रूप बहुत जरूरी है। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस बी। यहां आप देख रहे हैं चर की घात क्या है? 1 है, जहां पर a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी x का जो गुणांक है ये कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। आगे हम लोग समझेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है? जिस बहुपद के चर की घात क्या होती है? 2 होती है, वो आपका क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। यहां देखो, जिस बहुपद के चर की घात 2 होती है वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सब 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। आगे हम समझेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद क्या है? वह बहुपद जिसमें चर की घात क्या होती है? 3 होती है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसमें चर की घात 3 होती है, 3 होती है, वह बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद में चर की घात 3 होती है वह आपका त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, जहां पर a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आगे आप समझ सकते हैं कि चतुर्घात बहुपद क्या है। तो चतुर्घात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद के चर की घात क्या होगी? 4 होगी, वो आपका चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। और चतुर्घात बहुपद का मानक रूप क्या होगा? ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस में e, जहां पर वहां पर क्या है? x4 का गुणांक जो a है वो कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो पंचघात बहुपद भी इस प्रकार होता है, जिसके चर की घात क्या होगी? 5 होगी, वो आपका क्या कहलाएगा? पंचघात बहुपद कहलाएगा। अगली हम लोग हेडिंग बढ़ाएंगे, इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। यहां देखोगे, किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, इस सूत्र को हम लोग सिद्ध करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक द्विघात बहुपद है। जैसे देखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, माना ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके शून्य हम लोग मान लेते हैं कि माना इस बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। इस बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। एक बात समझोगे, जैसे मैं आपको समझाऊं, यहां पर जैसे 12 है, तो आप ये देखोगे 12 किससे किससे कटेगा? तो 12 का गुणनखंड होता है 1, 12 1 से भी कटेगा, 12 2 से भी कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा, 12 6 से कटेगा, 12 12 से कटेगा। तो 12 के कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4 6 12। ये सब इनके क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि ये सब इनके क्या है? शून्यक हैं। इन सब से हम क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं किसी एक संख्या से क्या करेंगे? अगर हम 12 को भाग दें तो 12 पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से हमने क्या माना
कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक ना, कि शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है, तो x बराबर अल्फा रखने पर ये बहुपद पूरा जीरो हो जाएगा और x बराबर बीटा रखने पर ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होने का मतलब क्या है कि शेषफल क्या आएगा, इसका जीरो आएगा। जैसा कि मैं आपको समझाता हूं, बात मेरी समझो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर शून्यक अल्फा व बीटा है, यानी x बराबर अल्फा रखने पर इस पूरे बहुपद में अगर x बराबर अल्फा रख दो तो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर x बराबर अल्फा रखने पर पूरा बहुपद जीरो होता है तो ये इसका गुणनखंड क्या होगा, अल्फा को इधर पक्षांतर कर लो, x माइनस अल्फा बराबर क्या मिलेगा, जीरो। दूसरा क्या है, x बराबर बीटा पर भी ये इसका शून्यक है, तो x बराबर अगर बीटा पे इसका शून्यक है तो बीटा किधर आएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा बराबर जीरो, यानी x माइनस बीटा इसका क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि उस संख्या से अगर हम भाग देंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतया उसको विभाजित कर देगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 12 का गुणनखंड क्या है, 2 है, 12 का गुणनखंड क्या है, 2 है। अगर 2 से आप 12 को भाग दीजिए तो 12 क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। 12 को आप भाग दिए, 2 छंग 12, पूर्ण रूप से कट गया, यानी कि 12 का गुणनखंड क्या है, 2 है। उसी प्रकार से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर शून्यक अल्फा व बीटा है तो x माइनस अल्फा से इसको भाग देंगे तो पूर्ण रूप से शेषफल क्या आएगा, जीरो आएगा, और x माइनस बीटा से इसको भाग देंगे तो पूर्ण रूप से शेषफल क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक ना, आगे समझोगे, यहां देखोगे, जैसा आपको क्या मिला कि x माइनस अल्फा इसका गुणनखंड है और x माइनस बीटा इसका गुणनखंड है। फिर एक बात समझो, मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ। 12 का अगर गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 6, यानी कि 12 क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणे 6, 2 से भी 12 कटेगा, 6 से भी 12 कटेगा। आप देखो जो इसका गुणनखंड आया है, अगर उस दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करो तो ये आपको 12 ही तो मिलेगा। इसी प्रकार से x माइनस अल्फा व x माइनस बीटा इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड है। तो अगर गुणनखंड है तो इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर आएगा। अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के। और हम लोग मान लेते हैं कि इसके गुणे में एक के अचर पद है, जहां पर के क्या है बेटा, के एक अचर पद है। हम हल क्या कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं कि ये जो द्विघात समीकरण के गुणांक ए बी सी है और जो हमने शून्यक माना, हमने अल्फा और बीटा, इनके दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। अर्थात कहने का मतलब जो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में इसका गुणांक ए और इसका गुणांक बी और ये सी है, इसका जो शून्यक माना गया है अल्फा व बीटा, इनके दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, इसी चीज का हम संबंध क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। हमने बताया कि x माइनस, अगर x बराबर अल्फा इसका शून्यक है तो ये अल्फा को इधर पक्षांतर किया, x माइनस अल्फा हुआ, x बराबर बीटा यानी इसका शून्यक है तो x बराबर बीटा, बीटा इधर पक्षांतर हुआ, जीरो हुआ। अब ये इसका दोनों शून्यक है भैया, तो दोनों को गुणा करने के बाद क्या आएगा, द्विघात यानी बहुपद के बराबर किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण ये बताया कि 12 जो है, 12 का अगर शून्यक क्या है, 2 और 6 है। शून्यक का मतलब क्या होता है कि 12 2 से भी कटेगा और 6 से भी कट रहा है, तभी वो उसका शून्यक होता है। जैसे 12 का शून्यक क्या 3 भी होता है, क्योंकि 12 जो है 3 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो शून्यकों को गुणा करने के बाद किसके बराबर आएगा, उस संख्या के बराबर आएगा। अर्थात यहाँ पर शून्यकों को गुणा करने के बाद किसके बराबर आएगा, बहुपद के बराबर आएगा। यहाँ पर देखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के, यहाँ पर इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा कराएंगे तो x गुणे x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x से अल्फा में गुणा कराएंगे तो अल्फा x हो जाएगा, माइनस बीटा से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको इतना मिल गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के को अंदर गुणा करा दीजिए, तो के को अंदर गुणा कराओगे तो क्या आएगा, या एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर, इस दोनों में क्या कॉमन है, माइनस माइनस एक्स कॉमन है, क्या है, यहां पर देखोगे, आगे हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। यहां देखोगे ए एक्स स्क्वायर हमको क्या मिला, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, इस दोनों में क्या कॉमन है, माइनस एक्स कॉमन है। कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर
के, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर में यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन, माइनस एक्स कॉमन, माइनस एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में क्या बचेगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये आपका बचा अल्फा इंटू बीटा। आगे बात समझोगे, ये आपको मिला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, यहाँ देखोगे दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बताया जाएगा। यहाँ देखोगे हमको क्या मिला, ये आपका मिला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के, यहाँ देखो यही चीज हम लिखते हैं, ठीक ना, के एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें दोनों में क्या कॉमन हुआ था, माइनस एक्स कॉमन हुआ था, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपको मिला। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के को अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपको मिला। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, समान पदों से आपस में क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। यहां लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक व एक्स के गुणांक से तुलना करने पर, से तुलना करने पर इनको सबको आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहां देखो इस पद से इस पद का तुलना होगा, ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर, तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर लिया, के बराबर क्या मिला आपको, ए मिला। यहां पर आप तुलना कराएंगे तो क्या मिलेगा, आप ऐसे पदों को पूरा लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लिए होंगे। ये आपको मिला माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर क्या है, प्लस में बी एक्स, तुलना कराओगे तो एक्स से एक्स आपका कट जाएगा, और ये माइनस के आपका बट्टे में चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा बी बट्टे में माइनस के। जहां पर आपको के का मान मिल चुका है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, के का मान क्या मिला हुआ है, ए, और आप इसका तुलना कराएंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है यहाँ पर, सी, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी, ठीक है। यहाँ पर कहीं गलत हो गया, गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी के रहेगा, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू के बराबर क्या है, सी है, तो के आपका क्या जाएगा, बटे में जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिलेगा, सी बटे में के, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, के का मान आपको क्या मिला है, ए। इस प्रकार से आप सूत्रों को पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था, पहला शून्य, बीटा क्या था, दूसरा शून्य, शून्यकों का, अल्फा प्लस बीटा क्या, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे। तो ये आपके किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने उन सभी मित्रों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास जरूर शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।